हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और आज सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 का धमाकेदार वीडियो। और ये आपको देखने के बाद मज़ा आ जाएगा। पूरा चैप्टर का कंप्लीट निचोड़, और एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा आपको कुछ और नहीं आएगा। जब आपने अरविंद सर पटना को चैनल को फॉलो किया है तो आपको इस चैप्टर में और केमिस्ट्री के कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं आज सॉलिड स्टेट का निचोड़ सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का ज़बरदस्त बेहतरीन तरीका जो यूट्यूब पर आपका यूनिक कंटेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे ठोस जिसमें अणु परमाणु आयन जो होते हैं निश्चित क्रम में बंधे होते हैं वे ठोस क्या कहलाते हैं। वैसे ठोस जो अणु परमाणु आयन जो होते हैं निश्चित क्रम में बंधे होते हैं उस ठोस को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस ठोस का नाम हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में दे करके ऐसे 4 ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा। मैं आपको सीधा डेफिनेशन के साथ आपको ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करा दे रहा हूं। तो आप बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को आप अंतिम यानी एग्जामिनेशन तक एकदम सब्सक्राइब करके रखें और आप इस पे बने रहें। तो क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई ठोस है जिसमें अणु परमाणु आयन जो होते हैं निश्चित क्रम में बंधा होगा। क्या होगा, निश्चित क्रम में बंधा होगा। जब अणु परमाणु आयन निश्चित क्रम में बंधा होगा तो इसका आकार भी क्या होगा, निश्चित होगा। यानी आपका आकार निश्चित किसका होता है, क्रिस्टलीय ठोस का। तो इसको काटेंगे भी तो एक नियमित आकार मिलेगा। तो यानी क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वैसे ठोस जिसमें अणु परमाणु आयन क्या होते हैं, निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, वैसे ठोस जिनके अणु परमाणु आयन अनिश्चित क्रम में बंधे होते हैं या सजे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये आपका कहलाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं, अणु परमाणु आयन जो होते हैं अनिश्चित क्रम में सजे होते हैं। अनिश्चित क्रम में किसमें अणु परमाणु होते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं कि जब अणु परमाणु आयन अनिश्चित क्रम में है तो इसमें आपका आकार निश्चित नहीं होगा। इसका आकार निश्चित क्यों नहीं होगा अक्रिस्टलीय ठोस का, क्योंकि इसमें अणु परमाणु आयन जो होते हैं अनिश्चित क्रम में सजे होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित क्रम में सजे होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार के ठोस में समदैशिकता को प्रदर्शित करते हैं। यानी कौन सा ठोस है जिसमें समदैशिकता को प्रदर्शित करता है। यानी समदैशिकता एक ऐसा गुण है जिसमें आपको विद्युत धारा और अपवर्तनांक सभी दिशाओं में जो होता है एक समान होता है, वो आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस में। किसमें होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में। अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा पाया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा पाया जाता है। किस प्रकार के ठोस में विषमदैशिकता को प्रदर्शित करता है। विषमदैशिकता को प्रदर्शित करता है। किस प्रकार के ठोस में विषमदैशिकता को प्रदर्शित करता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस। क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। यानी विषमदैशिकता किसमें प्रदर्शित करता है, क्रिस्टलीय ठोस में प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार के ठोस में विद्युत धारा स्थिर बल से बंधे होते हैं और वो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, तो यानी वैसे ठोस जिसमें स्थिर विद्युत बल, यानी स्थिर विद्युत बल का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, जहाँ पे प्लस और माइनस आएगा उसमें आपका क्या होता है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जहां पे प्लस और माइनस होता है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी वैद्युत स्थिर बल कार्य करता है। तो वैसा ठोस जो प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक ठोस बोलते हैं। यानी वैसा ठोस जो प्लस और माइनस से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार के ठोस में विद्युत स्थिर बल कार्य करते हैं? तो ऑब्जेक्टिव के साथ मैं सब्जेक्टिव भी आपको फाइनल करते जा रहा हूं। आपसे पूछ देगा कि आयनिक बंधन में, आयनिक ठोस में किस प्रकार के बंधन काम करते हैं? तो वैद्युत स्थिर बल, वैद्युत स्थिर बल। अब यहां पे देखिए दिया हुआ है NaCl, KCl, सीजियम आयोडाइड और जिंक किस प्रकार के ठोस हैं? NaCl देखिए, NaCl, KCl, सीजियम आयोडाइड और ZnS। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम पर प्लस चार्ज, क्लोरीन पर माइनस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, सल्फर पर -2 और इस पे +2। आप देख रहे हैं सभी पर प्लस माइनस आ रहे हैं, सभी पर प्लस माइनस चार्ज आ रहे हैं। तो यानी सभी पर प्लस माइनस आवेश आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सब क्या है? आयनिक ठोस हैं। क्या है आपको? आयनिक ठोस। और आयनिक ठोस किसका प्रकार है? तो क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है। क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार होता है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस है जिसमें प्लस और माइनस आ जाएगा वो आयनिक ठोस के उदाहरण होते हैं। जो प्लस और माइनस से बना होता है आयनिक ठोस कहलाता है। तो यानी ये सब क्रिस्टलीय भी होगा और साथ में क्या होगा? आयनिक ठोस। लेकिन आयनिक ठोस एक प्रॉपर वे में कहा जाता है कि जहां पे प्लस और माइनस आता है, यानी धनायन और ऋणायन। तो यानी आयनिक ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयनिक ठोस। ठोस P4 ठोस है, S8 किस प्रकार के ठोस हैं? यानी आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए कि जो है P4 ठोस है और S8 ठोस है, ये दोनों आपका ठोस अवस्था में है, तो ये किस प्रकार का ठोस का उदाहरण है? ये किस प्रकार का ठोस का उदाहरण है? तो ये आपका अणु है। P4 क्या है? अणु। S8 क्या है? अणु। तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर आणविक ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आणविक ठोस। आणविक ठोस यानी ठोस का दो प्रकार होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठोस का कितना प्रकार होता है? ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। तो यानी इसका भी क्रिस्टलीय ठोस का भी 4 प्रकार होता है। तो उसी में क्या है आपका? आयनिक ठोस। उसी में क्या है आपका? आयनिक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आपका आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस, नेटवर्क ठोस, है ना? ये सब आपका 4 टाइप का होता है क्रिस्टलीय ठोस। तो P4 और S क्या है? आणविक ठोस है, अणु है ना, इसीलिए इसको बोलेंगे कि आणविक ठोस है। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं? यानी आपसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब सारा चीज हम आपको बताते जा रहे हैं, न ऑब्जेक्टिव छूटेगा और न ही सब्जेक्टिव छूटेगा। हाइड्रोजन बंधन वही बनाते हैं जिसमें हाइड्रोजन बंधन केवल 3 ही बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं? आपका हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए या तो ऑक्सीजन, या तो आपका नाइट्रोजन, या तो फ्लोरीन। अगर ये आपको इसके साथ जुड़ा, इसके साथ जुड़ा, इसके साथ जुड़ा, यानी ये क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? NH3। क्या बना देगा? HF। ये जो 3 हैं वो आपको जो है हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं। हाइड्रोजन बंधन वही बनाते हैं जिसमें हाइड्रोजन और तत्व के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक होना चाहिए।
तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का 4.0 होता है, नाइट्रोजन का आपका 3.0 और ऑक्सीजन का 3.5 होता है। यानी केवल हाइड्रोजन जो है स्पेशल बॉन्ड जो बनाता है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ। तो यानी इसमें हाइड्रोजन बंधन कौन कौन बनाते हैं, तो आपका HF NH3 H2O, ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंधन। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन आपका कौन कौन बनाया इसमें से, HF NH3 H2O, HCl और H2S, ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं। ये सब जो है आपको पता हो गया, याद कर लेना है। हाइड्रोजन बंधन से कई बार बोर्ड में एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि आपका 4 ऑप्शन दे देगा, ये 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा, HCl, HF, अमोनिया, H2O। तो क्या आंसर हो जाएगा, HCl जो है आपका हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। तो बहुत ही इसमें जो कंटेंट लिया गया है, बहुत सोच समझ के और जबरदस्त कंटेंट आपको दिया जा रहा है सॉलिड स्टेट का। यूट्यूब में पहली बार आपको मिलेगा, यूट्यूब में आपको पहली बार ये मिलेगा। देखिए सभी धातु किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है, जितना भी धातु है, यानी कोई भी धातु, जैसे मान लो सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, जिंक है, जितना भी सब धातु होता है, किस प्रकार का धातु होता है, कौन सा प्रकार का, तो धात्विक ठोस होता है। क्या किसका उदाहरण है, धात्विक ठोस का। यानी जितना भी धातु होते हैं सब क्या होते हैं, किसका उदाहरण, धात्विक ठोस का उदाहरण होते हैं। किसका उदाहरण होते हैं, धात्विक ठोस का उदाहरण होते हैं। ग्रेफाइट तथा डायमंड किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है, ग्रेफाइट तथा डायमंड किस प्रकार का ठोस का उदाहरण है। देखिए ग्रेफाइट और डायमंड जो होता है, ग्रेफाइट और जो डायमंड होते हैं किस प्रकार के ठोस का उदाहरण हैं। तो अब आप समझेंगे हम लोग। ग्रेफाइट का जो संरचना होता है वो आपको एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ता है, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ता है, यानी फिर यहाँ 3 जुड़ेगा, फिर इसमें ऐसे जुड़ेगा। इस कार्बन से देख रहे हैं, इस कार्बन से 3 कार्बन, इस कार्बन से 1 2 3, 1 2 3, फिर यहाँ से ऐसे जुड़ते जाएगा, फिर यहाँ से जुड़ेगा, फिर यहाँ से जुड़ेगा। यानी समझ रहे हैं कितना जंजाल बन जाएगा, पूरा एकदम जाल बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं, नेटवर्क। तो अब कहो कि सर डायमंड सर एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ेगा, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ेगा, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ेगा। देख लीजिए सभी जगह 4-4, और जितना भी है सब ये आपका 4-4 कार्बन, यानी ऐसे अनलिमिटेड जुड़ते जाएगा, अनलिमिटेड इसमें जुड़ते जाएगा, अनलिमिटेड जुड़ते जाएगा। तो ये बड़ा नेटवर्क बना देगा। यानी डायमंड और ग्रेफाइट जो होंगे वो आपका हो जाएंगे नेटवर्क ठोस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपका, नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस के उदाहरण होंगे। नेटवर्क ठोस या फिर बोला जाता है सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। यानी डायमंड और ग्रेफाइट किसका उदाहरण है, डायमंड और ग्रेफाइट किसका उदाहरण है, तो आपका नेटवर्क ठोस या फिर आपका सहसंयोजक ठोस बोल सकते हैं। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। अगले क्वेश्चन की ओर। सिलिका किस प्रकार का ठोस है, सिलिका मतलब होता है SiO2। सिलिका का मतलब होता है बालू होता है, क्या होता है, बालू, यानी सैंड होता है सिलिका। तो सिलिका का जो स्ट्रक्चर होता है, सिलिका का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए इस प्रकार से सिलिका का स्ट्रक्चर होता है। ये रहा सिलिका का स्ट्रक्चर, ये रहा आपका सिलिका का स्ट्रक्चर, ऐसे रहा। यानी सिलिका किस प्रकार का ठोस है, तो सहसंयोजक, यानी ये भी आपका नेटवर्क बना रहा है। क्या बना रहा है, नेटवर्क। तो
तो यानी ये भी आपका क्या है, नेटवर्क ठोस है। क्या है आपका, नेटवर्क ठोस, या फिर बोलते हैं सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। सहसंयोजक ठोस, यानी याद कर लीजिए सिलिका किस प्रकार का ठोस का उदाहरण है, तो आपका नेटवर्क ठोस का है। किसका है, नेटवर्क ठोस का है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, तो देखिए ग्रेफाइट में जो है एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, यानी ग्रेफाइट के पास जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यानी इसके पास कितना सिग्मा है, 3। इसके पास कितना सिग्मा है आपका, 3 है आपका, तो 3 है, तो सिग्मा बराबर 3। तो इसका जो प्रसंकरण हो जाएगा, प्रसंकरण यानी इसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp2 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लें तो आपको इस चैप्टर से कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जबरदस्त कंटेंट है, आप इसको वीडियो को अंतिम तक देखें। तो यानी आपका ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन का, यानी इस कार्बन से फिर 2 कार्बन जुड़ेगा, यानी टोटल 3 कार्बन, फिर इससे भी जुड़ेगा ऐसे ही, तो यानी 3 सिग्मा इसके पास भी आ जाएगा। तो यानी सभी कार्बन का प्रसंकरण, यानी इस कार्बन का जो प्रसंकरण हो जाएगा sp2, और sp2 का मतलब होता है कि s में 1 बॉन्ड बनाया और p में 2 बॉन्ड। sp2 का मतलब होता है s में आपका 1 बॉन्ड और p में आपका 2 बॉन्ड बना रहा है। p में कितना बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर, डायमंड में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, डायमंड में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, तो डायमंड देखिए 1 कार्बन से इसमें टोटल 4 कार्बन जुड़ा हुआ है। कहीं कि सर पक्का सर इसमें भी आपका इस तरीका से जुड़ा हुआ रहेगा, इसमें भी इस तरीका से जुड़ा हुआ रहेगा। अब बताना मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब कार्बन कार्बन, जहाँ देखो वहाँ कार्बन। यानी डायमंड का आप देख लें तो क्या मजाल है आपको कि ये यहाँ पे इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 4। इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 4। इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 4। इससे भी कितना जुड़ा हुआ है, 4। इससे भी कितना, 4। और अभी इसमें और भी जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेंगे बच्चे। अब इसमें अनलिमिटेड जुड़ेंगे। अब आपको पता है किसका उदाहरण है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। यानी डायमंड जो होता है किसका उदाहरण है, ये आपका उदाहरण है नेटवर्क ठोस का। देख रहे हो बड़ा नेटवर्क बना रहा है, ये अनलिमिटेड, इसमें भी आप 3 गो फिर जुड़ेगा, तो टोटल यहाँ कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है, 4। तो अब इस पे न करो विचार, क्योंकि ये बार बार जोड़ रहा है 4, तो नहीं करो इस पे विचार। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रसंकरण क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 1 सिग्मा, सिग्मा की संख्या कितना हो गया आपका, 2 3 4, यानी सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो यानी सिग्मा बराबर आपका हो गया 4, और सिग्मा जब 4 होता है, सिग्मा जब 4 होता है तो इसका क्या हो जाता है, प्रसंकरण sp3। यानी डायमंड में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों भाई, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है और डायमंड नहीं? इसलिए कि यहाँ पे इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं ग्रेफाइट में। अब 3 कार्बन जुड़े तो हुए हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ग्रेफाइट में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होता है पता चल गया, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के चलते, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण,
मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण जो होता है ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। डायमंड में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। डायमंड में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्यों जी, क्यों नहीं होता है? क्योंकि डायमंड में अभी आपको बताए थे लेक्चर में कि एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ा हुआ है। देखिए एक कार्बन से कितना कार्बन, देखिए आयोनिक ठोस क्या होते हैं? आयोनिक ठोस क्या होते हैं? जो प्लस और माइनस से मिलकर बने होते हैं। जो प्लस और माइनस से मिलकर बने होते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड किस प्रकार के ठोस हैं? यानी सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो आपका जो होता है वो आपका आयोनिक नहीं नेटवर्क ठोस होता है। नेटवर्क ठोस का उदाहरण है। नेटवर्क ठोस का उदाहरण है। और इसका दूसरा नाम है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, एक सरल घनीय इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितना होता है? सरल घनीय इकाई सेल, देखिए मैं आपको ट्रिक से रूबरू करा रहा हूं। सरल घनीय इकाई सेल को शॉर्ट में लिखते हैं सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोला जाता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको एससी बोला जाता है। यानी सरल घनीय इकाई सेल का जो संरचना होता है, यानी कोना पर केवल परमाणु रहता है। कहाँ पे परमाणु होता है? केवल कोना पर। देखिए केवल कोना पर परमाणु होता है। तो कोना आपका कितना होता है? 8, यानी जेड बराबर कोना 8, और एक कोना पर 1/8 भाग परमाणु का रखता है। 1/8 भाग परमाणु का, 8 गुना 1/8, यानी आपका कट के क्या हो जाएगा? 1 परमाणु। क्या हो जाएगा आंसर? 1 परमाणु। यानी सरल घनीय इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 1 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 1 आंसर हो जाएगा। 1 आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पिंड या अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितना होता है? कुल परमाणुओं की संख्या कितना होता है? कुल परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो यानी सरल घनीय इकाई में तो परमाणुओं की संख्या 1 हुआ। पिंड केंद्रित में कहाँ होता है? देखिए, पिंड केंद्रित का इंग्लिश होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं BCC लिखते हैं। तो इसको Z बराबर यानी कुल परमाणुओं की संख्या, Z बराबर लिखेंगे यानी कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या यानी Z, कुल परमाणुओं की संख्या Z। इसको तोड़ दीजिए, इसको कैसे तोड़ेंगे? BC प्लस C यानी बॉडी के सेंटर पर 1 होता है और कोना पर 1/8 × 8 यानी 1 + 1। तो कितना हो जाएगा? 2 परमाणु आंसर हो जाएगा। 2 परमाणु आपका आंसर हो जाएगा। 2 परमाणु आपका आंसर हो जाएगा। यानी पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, एक फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितना होता है? फलक केंद्रित को शॉर्ट में FCC लिखते हैं और FCC को हम लोग कैसे लिखेंगे? FC + C यानी फलक का केंद्र 6 होता है और एक फलक पर आधा लेता है। 8 × 1/8, कोना 8 और एक कोना पर परमाणु का 8वां भाग लेता है। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुल परमाणुओं 3 + 1 यानी 4 परमाणु आपका आंसर हो जाएगा। 4 परमाणु आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या 4 होता है। अगले, HCP में कुल परमाणुओं की संख्या कितना होता है? HCP में कुल परमाणुओं की संख्या 6 होता है। HCP में कुल परमाणुओं की संख्या 6 होता है। डायमंड में कुल परमाणुओं की संख्या कितना होता है? डायमंड में कुल परमाणुओं की संख्या 8 होता है। डायमंड में कुल परमाणुओं की संख्या 8 होता है। एक यौगिक AB है जिससे बना हुआ A परमाणु घन के कोना पर है। A क्या है आपका? घन के कोना पर है। और B परमाणु कहाँ है आपका? घन के फलक केंद्र पर, फलक केंद्र पर है। कोना का मतलब होता है कि 8 गो कोना होता है और फलक कितना होता है? 6 गो। C का मतलब कॉर्नर और FC का मतलब हो गया फलक केंद्र। FC का मतलब क्या हो गया? फलक केंद्र हो गया। तो 8 × 1/8, 8 × 1 क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा? 6 × 1/2 यानी फलक पर कितना परमाणु रखता है? आधा। तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 2। तो A कितना बार आया? 1 बार। B कितना बार आया? 2 बार। तो यानी इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका? AB आपका 1 मिनट 3 आएगा यहाँ 3 आएगा। तो AB क्या हो जाएगा आपका? 3। क्या आंसर हो जाएगा? क्योंकि A जो है 1 परमाणु रख रहा है और B कितना रख रहा है? 3 रख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? AB 3। यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हम उठा करके चल रहे हैं। तो आप अगर एक वीडियो पूरा देख लिए, लेक्चर जितना भी मिनट का है 1 घंटा का लगभग रहेगा, तो आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। एक घनीय संरचना परमाणु में सभी कोनों पर परमाणु है। एक देखिए घनीय संरचना बना रहे हैं। एक घनीय संरचना है यानी घन का आकार है। इसमें बोला गया कि सभी कोना पर परमाणु हैं, सभी कोना पर परमाणु हैं। फिर क्या बोला गया? फिर बोला गया आपसे यहाँ पे कि बताना है ना कि विकर्ण पर 2 परमाणु हैं। तो घन का विकर्ण जो होता है वो 4 होता है। यानी कुल परमाणुओं की संख्या, कुल
परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या कोना पर है और कहाँ पे है, विकर्ण, यानी विकर्ण पर है, विकर्ण पर परमाणु है। तो कोना 8, 8 गुना 1/8, विकर्ण 4 होता है और एगो पर कितना परमाणु है, 2। तो यानी अब कितना हो गया, 1 प्लस आपका 4 दूना 8, 4 दूना 8, टोटल कितना हो गया, 9 परमाणु आपका आंसर हो गया। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, यानी मस्त क्वेश्चन है कि एक घनीय संरचना में आपका कोना पर परमाणु है तथा 2 परमाणु प्रत्येक विकर्ण पर है। तो घन का अंदर से जो विकर्ण होता है वो 4 विकर्ण होते हैं। कितना विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। कितना विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। तो 4 दूना 8 और 1 9, 9 परमाणु। सरल घनीय इकाई सेल में घन के किनारों की लंबाई और परमाणु त्रिज्या r के बीच संबंध है। यानी आपका देखिए एक घनीय इकाई सेल है, लेकिन सरल घनीय में परमाणु कहाँ होते हैं, सरल घनीय में बच्चों जो परमाणु होते हैं वो केवल कोना पर होते हैं। परमाणु कहाँ होते हैं, कोना पर। तो ऐसे बना दिए यहाँ पे कोना पर परमाणु। इस तरीका से देखिए, छोटा देखने में लगता है, इस तरीका से आपका परमाणु रहता है ऐसे घिरा हुआ। माना कि यहाँ पे त्रिज्या जो है, इसका त्रिज्या जो है r है, इसका भी त्रिज्या r, और घन के किनारों की लंबाई क्या होता है, a। तो यानी a बराबर कितना हो जाएगा आपका 2r। यानी घन के किनारों की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या r के बीच में क्या लंबाई होता है, संबंध क्या होता है, a बराबर 2r, a बराबर 2r। इसी प्रकार से सरल घनीय का देखें तो पिंड केंद्रित का क्या हो जाता है, पिंड केंद्रित का 4r बराबर √3a होता है। 4a बराबर √3, 4r बराबर √3a। r क्या है, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या है आपका, और a क्या है आपका, किनारों की लंबाई, यानी किसका, घन के किनारों की लंबाई है आपका, घन के किनारों की लंबाई, घन के किनारों की लंबाई। यानी आपका अंतः केंद्रित में आपका 4r बराबर √3a होता है। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में घन के किनारों की लंबाई यानी a और r के बीच संबंध पूछा है। तो इसमें फलक केंद्रित में 4r बराबर √2a होता है। 4r बराबर क्या होता है, √2a। एक बार फिर से देख लीजिए, सरल घनीय में a और r के बीच a बराबर 2r, BCC में, BCC का मतलब हो गया पिंड केंद्रित या अंतः केंद्रित, तो 4r बराबर √3a। और यही आपका FCC में रहेगा तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 4r बराबर √2a हो जाएगा। ये तीनों संबंध आपको बता दिए। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर किनारों की लंबाई दिया है तो परमाणु का त्रिज्या बता दो, यानी BCC लिख देगा, BCC वो बोलेगा तभी आपको क्वेश्चन देगा। सरल घनीय इकाई सेल में संकुलन और खाली स्थान का प्रतिशत बताइए। यानी सरल घनीय इकाई सेल, सरल घनियों को बोलते हैं SC, यानी सरल घनियों को शॉर्ट में बोलते हैं SC, यानी सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक। यानी इसमें जो भरा हुआ रहता है 52%, यानी 52% आपका संकुलन क्षमता होता है। ये आपका संकुलन क्षमता होता है। और खाली स्थान जो होता है, यानी जब इतना भरा हुआ है तो खाली स्थान कितना हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे, 100 में से आपका 52%, तो यानी कितना हो जाएगा, 48% खाली होता है। यानी सरल घनीय इकाई सेल में, सरल घनीय इकाई सेल में आपका जो है भरा हुआ 52% होता है और खाली कितना रहेगा, 48। अरे सीधा सा फंडा है भाई, 100% होता है, परसेंटेज का मतलब 100, और 100 में 52 भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, 48। पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल में आपका संकुलन क्षमता पूछा है, यानी BCC का संकुलन क्षमता कितना होता है, 68% होता है। BCC का संकुलन क्षमता 68%, और इसका खाली स्थान
खाली स्थान जो होता है वो आपका होता है 32%। खाली स्थान कितना होता है? 32%। यानी बीसीसी में जो है, याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए जितना भी मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए इस चैप्टर का निचोड़ है, गर्दान। जैसे नींबू को निचोड़ देते हैं ना पूरा खट्टा होने के लिए, वैसे मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं। तो यानी बीसीसी में आपका 68% और खाली कितना होता है? 32%। यह भी ऑब्जेक्टिव में सब पूछे हुए क्वेश्चन है। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में संकुलन क्षमता तथा प्रतिशत खाली भाग बताएं। संकुलन क्षमता, एफसीसी का जो संकुलन क्षमता होता है सबसे अधिक होता है, 74% संकुलन क्षमता। कितना परसेंट? संकुलन क्षमता सबसे अधिक, क्षमता सबसे अधिक। यानी सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा कि संकुलन क्षमता किसका ज्यादा होता है, तो एफसीसी का होता है। किसका संकुलन क्षमता ज्यादा होता है? एफसीसी का। खाली होगा कम, यानी भरा हुआ ज्यादा है तो खाली होगा कम। तो 100 में से 74 घटा देंगे तो आपका 26% जो होता है वो खाली स्थान होता है। यानी एफसीसी में खाली प्रतिशत भाग कितना होगा? 26% होगा। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं, सिंपल क्यूबिक में, सरल घनीय में 52% आपका क्या होता है? भरा हुआ। 52% क्या होता है आपका? भरा हुआ होता है। खाली कितना होता है? 48% होता है। बीसीसी में आपका 68% आपका भरा हुआ और 32% खाली। और एफसीसी में क्या होता है? एफसीसी में आपका 74% भरा हुआ और 26% क्या होता है? खाली होता है। यानी इससे आपको अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा किसमें संकुलन क्षमता होता है, तो सबसे ज्यादा संकुलन क्षमता एफसीसी में होता है। सबसे ज्यादा संकुलन क्षमता एफसीसी में होता है। किस ठोस का घनत्व, यानी किसी भी ठोस का घनत्व कैसे हम लोग निकालते हैं, तो ठोस का घनत्व का जो सूत्र होता है यानी Z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू एवोगाड्रो संख्या। ए क्यू इंटू एवोगाड्रो संख्या। डी क्या है? आपका घनत्व है, किसी भी ठोस का घनत्व है। जेड क्या है? परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या। और एम क्या है? आपका द्रव्यमान है। एम क्या है? आपका द्रव्यमान है। और ए क्या है? किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई। और आपका एन ए क्या है? एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या। और एवोगाड्रो संख्या का मान जो है कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, इसका वैल्यू 6.022 इंटू 10 के पावर क्या होता है? 23 होता है। इसका कोई इकाई नहीं होता है। एवोगाड्रो संख्या का कोई भी इकाई नहीं होता है। एवोगाड्रो संख्या का कोई भी इकाई नहीं होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान जो होता है 6.022 इंटू 10 के पावर क्या होता है? 23। ये भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। यानी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपका एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। एवोगाड्रो संख्या का इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। कोई भी इकाई नहीं होता है। नहीं तो बहुत लोग परेशान होते हैं कि एवोगाड्रो संख्या का सर क्या इकाई होता है, तो कोई इकाई नहीं होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान केवल याद करना है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठोस में घनत्व का इकाई क्या होता है? ठोस में घनत्व का इकाई क्या होता है? अभी घनत्व का फॉर्मूला बताए थे, Z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो संख्या। तो देखिए इसका इकाई आपको निकाल देते हैं। क्या इकाई होगा? देखिए Z मतलब परमाणु की संख्या, तो संख्या का क्या इकाई होगा? संख्या ही रहेगा। ये है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को क्या लिखेंगे? ग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ग्राम। क्या लिखेंगे? ग्राम।
ये क्या है आपका किनारों की लंबाई। तो लंबाई अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इसका कोई इकाई नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, घनत्व का इकाई आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी किसी भी ठोस का घनत्व का इकाई क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। तो क्रिस्टल तंत्र याद कीजिए, तंत्र मंत्र, यानी याद करने का तरीका है, तंत्र मंत्र जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। तंत्र मंत्र कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। वो कौन कौन होता है वो आपको बताया जाएगा, ये केवल ऑब्जेक्टिव के लिए है। ब्रेवो जालक कितने प्रकार के होते हैं, ब्रेवो जालक जो होता है वो आपका 14 प्रकार के होता है। ब्रेवो जालक आपका 14 प्रकार से होता है। ब्रेवो जालक कितना प्रकार से होता है, 14 प्रकार से होता है। देखिए, टेट्राहेड्रल रिक्तियां का समन्वय संख्या, समन्वय संख्या क्या होता है कि एक परमाणु से जितना परमाणु टच में आएगा, जैसे मान लीजिए आप देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं छोटा सा, इस परमाणु से 2 परमाणु टच में आ रहा है तो इसका समन्वय संख्या जो होगा वो 2 होगा। लेकिन हम ये आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एक परमाणु के ऊपर 4 परमाणु ऐसा रहता है टच में। तो यानी इसका समन्वय संख्या, यानी ये जो आपका खाली स्थान बच रहा है, देखिए यहाँ पे हम ग्रीन कलर से कर रहे हैं, जो खाली स्थान है इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय वॉइड। यानी इसका समन्वय संख्या जो होता है 4 होगा। समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, 4। हाँ, यानी अष्टफलकीय रिक्तियां का समन्वय संख्या कितना होता है, अष्टफलकीय रिक्तियां का सब लोग क्या मार देंगे 8, लेकिन इसका समन्वय संख्या कितना होता है, 6 होता है। अष्टफलकीय रिक्तियां का समन्वय संख्या क्या होता है, 6 होता है। टीवी और ओभी के बीच क्या संबंध होता है, तो यानी ओभी बराबर क्या होता है, 2 गुना क्या होता है, टीवी। यानी ये आपका अष्टफलकीय हो गया, अष्टफलकीय, और ये हो गया चतुष्फलकीय। दोनों के बीच में क्या होता है, ओ भी, यानी आपका ओ भी, 1 मिनट सॉरी, यहाँ ओ भी लिखना है, ओ भी, यानी ओ भी बराबर क्या होता है, 2 गुना क्या होता है, टीवी होता है। ओ भी बराबर 2 गुना क्या होता है, टीवी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, NaCl की संरचना कैसा होता है, जो हम लोग खाने वाला नमक है, तो खाने वाला नमक का जो संरचना होता है, NaCl का जो संरचना होता है वो FCC होता है, FCC होता है। FCC का हिंदी में क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, घनीय इकाई सेल। यानी जो हम लोग नमक खाते हैं उसका आकार कैसा होता है, नमक का मतलब आकार क्रिस्टल के रूप में होता है। तो कैसा क्रिस्टल का आकार होता है, नमक का, याद कर लीजिए, नमक का आकार कैसा होता है, FCC। नमक का आकार कैसा होता है, FCC। नमक का आकार कैसा होता है, FCC। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है। तो सीजियम क्लोराइड का जो संरचना होता है वो आपका BCC होता है। सीजियम क्लोराइड का संरचना कैसा होता है, BCC। याद कर लीजिए, नमक का कैसा आकार होता है, तो नमक का कैसा आकार होता है, FCC होता है। सीजियम क्लोराइड का कैसा आकार होता है, BCC होता है। सीजियम क्लोराइड का कैसा आकार, BCC। NaCl का क्या होता है, FCC। NaCl का कैसा आकार होता है, FCC। सबसे ज़्यादा भरा हुआ किस में होता है, यानी सबसे ज़्यादा जगह एकदम पूरा एकदम टाइटली पैक होता है FCC में। सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता FCC में। जिंक
जिंक का संरचना कैसा होता है? तो जिंक का जो संरचना होता है वो आपका HCP होता है। HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक मिनट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। कौन सा क्रिस्टल दोष में तत्व का अनुपात नियत रहता है? यानी कौन सा ऐसा दोष है जिसमें आपका तत्व का अनुपात यानी आपका बराबर रहेगा, यानी दोष होने से पहले और दोष होने के बाद, यानी वैसा दोष क्या होता है? यानी किसी भी क्रिस्टल से अगर आपका अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो क्या होता है? दोष होता है। तो दोष में क्या होते हैं? कुछ तो उसका नियत होता होगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका स्टोकियोमेट्री। क्या आंसर होता है इसका? स्टोकियोमेट्री आंसर हो जाएगा। स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी याद कर लेना स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। स्कॉटी दोष में एक समान मात्रा में निकलते हैं। स्कॉटी दोष क्या होता है? जिसमें धनायन और ऋणायन, जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ निकलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्कॉटी दोष। स्कॉटी दोष में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ निकलते हैं। किस प्रकार के क्रिस्टल दोष में घनत्व में कमी आता है? किस प्रकार के क्रिस्टल दोष में घनत्व में कमी आता है? तो घनत्व में कमी किस में आता है? तो आपका स्कॉटी दोष में आता है। स्कॉटी दोष में आता है। स्कॉटी दोष में क्या होता है? धनायन और ऋणायन, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है? ठोस है, ये बना हुआ है प्लस माइनस प्लस, प्लस है यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये ऐसा ठोस है जो प्लस माइनस से बना है। अगर यहाँ से ही गायब हो गया, क्या हो गया आपका? गायब करवाते हैं, तो यहाँ से ही गायब हुआ, यहाँ से ही गायब हो गया, यानी प्लस और माइनस दोनों एक साथ गायब हुआ। तो इसका घनत्व, यानी घनत्व का मतलब होता है कि आबादी में कमी हुआ कि नहीं, वहाँ पे क्या हो जाएगा? गैप आ जाएगा। तो घनत्व में कमी किस दोष में होता है? स्कॉटी दोष। स्कॉटी दोष एक ऐसा दोष है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। किस प्रकार के क्रिस्टल दोष में आपका समन्वय संख्या में कमी आता है? आंसर है आपका हो जाएगा स्कॉटी दोष। क्या हो जाएगा? स्कॉटी दोष। स्कॉटी दोष में जो होता है, स्कॉटी दोष में क्रिस्टल के अंदर समन्वय संख्या में कमी आ जाती है। कहो क्यों? कि देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो जब इसको हटाएंगे, समन्वय संख्या क्या बताए थे कि एक गोला से जितना गोला संपर्क में आए, एक गोला से जितना गोला संपर्क में आए उसको समन्वय संख्या कहते हैं। तो जब यहाँ से प्लस और माइनस हटेगा तो टच तो कम न करेगा, तो समन्वय संख्या क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समन्वय संख्या क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कौन सा दोष में धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ विलुप्त होते हैं? वाह रे क्वेश्चन, यानी इसका आंसर लाजवाब, क्योंकि कोई इसका न दे जवाब, यही है क्वेश्चन लाजवाब। तो आपका क्या हो जाएगा? स्कॉटी दोष हो जाएगा। देखिए AgBr किस प्रकार का क्रिस्टल दोष को प्रदर्शित करता है? AgBr आपका एक ऐसा ठोस है जो आपका स्कॉटी और फ्रैंकल दोष को प्रदर्शित करता है। यानी याद कर लीजिए,
AgBr एक ऐसा उदाहरण है जो स्कॉटी दोष भी दिखाता है और फ्रैंकल दोष भी दिखाता है, स्कॉटी दोष भी और फ्रैंकल दोष भी दिखाता है। देखिए यहाँ पे कौन सा क्रिस्टल दोष में धनायन अंतराली स्थान में फंस जाते हैं, कौन सा दोष में आपका क्रिस्टल जो है अंतराली स्थान का मतलब होता है कि जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। तो यहाँ वाला प्लस जो है, यहाँ वाला कहीं वाला प्लस, कहीं का प्लस, मान लो यहाँ पे प्लस आके फंस गया, मतलब बीचवा में फंस गया ना, तो ये जो बीचवा में फंसा ना इसी को बोलते हैं अंतराली स्थान। जो बीचवा में फंस जाएगा उसको क्या बोलेंगे, अंतराली स्थान कहते हैं। तो ये कौन सा दोष होता है, तो ये आपका फ्रैंकल दोष होता है। क्या नाम है आपका, फ्रैंकल दोष कहा जाता है। ये सब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जबरदस्त आपका क्वेश्चन है। तो यानी आपका कौन सा क्रिस्टल दोष में धनायन जो है अंतराली स्थान में फंस जाते हैं, वो आपका दोष है क्या क्या क्या, फ्रैंकल दोष। क्या है, फ्रैंकल दोष। चलिए आप लोग को बताना होगा कमेंट में कौन सा क्रिस्टल दोष में समन्वय संख्या अपरिवर्तित नहीं होता है, यानी घनत्व में अपरिवर्तित होता है, यानी नहीं होता है घनत्व में परिवर्तित। तो वो कौन सा दोष है, उसका आंसर है फ्रैंकल दोष। क्या नाम है, फ्रैंकल दोष। एक ऐसा दोष है जिसमें आपका जो होता है समन्वय संख्या में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं अंतर होगा, देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। अब बताओ मेरे बच्चों शेर बहादुर, अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ वाला हम फंसा के यहाँ ला दिए थे। एक गांव का आदमी जो है इधर वाला इधर आ गया, इस तरफ से इस तरफ, तो क्या उसके घनत्व में कमी आ गया क्या, नहीं। घनत्व में कमी किस दोष में नहीं आता है, फ्रैंकल दोष में। घनत्व में कमी किस दोष में आता है, कमी नहीं आता है तो फ्रैंकल, कमी आता है तो स्कॉटी दोष, कमी आता है तो स्कॉटी दोष। एफ केंद्र क्या होता है, एफ केंद्र क्या होता है, एफ केंद्र जो होता है रंग उत्पादन करने वाला केंद्र होता है, रंग उत्पादन करने वाला केंद्र होता है। एफ केंद्र क्या होता है, रंग उत्पादन करने वाला केंद्र। यदि किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो वो दोष क्या कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़े या घटे, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और घटेगा तो इलेक्ट्रॉनिक दोष कहा जाएगा। यदि किसी भी क्रिस्टल दोष में इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, सिलिकॉन है, सिलिकॉन को आर्सेनिक के साथ मिलाया जा रहा है। सिलिकॉन को जब आर्सेनिक के साथ मिलाया जाएगा, आर्सेनिक के साथ, तो यहाँ पे डोपिंग मतलब होता है कि कम मात्रा में मिलाया जा रहा है, यानी आर्सेनिक को कम मात्रा में मिलाया जा रहा है, कम मात्रा में मिलाया जा रहा है। कितना मात्रा में, कम मात्रा में। तो कौन सा अर्धचालक का निर्माण होगा, कौन सा अर्धचालक का निर्माण होगा। तो देखिए याद करने का ट्रिक बताते हैं। सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और आर्सेनिक के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों को जोड़िए, कितना आ गया, 9। अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, डैट मीन्स अष्टक से ज़्यादा हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। तो इसमें आपका कौन सा प्रकार बनाएगा, एन प्रकार बना देगा, एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप क्या हो जाएगा, अर्धचालक हो जाएगा, एन टाइप अर्धचालक हो जाएगा। एन टाइप अर्धचालक आपका आंसर होगा। यानी आर्सेनिक और
सिलिकॉन मिलाने से कौन सा प्रकार का बनेगा आपका एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, वो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे वो ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। देखिए ट्रिक में क्या है, आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाह्यतम कक्षा में क्या होते हैं 4, और जहाँ पे फास्फोरस और आर्सेनिक आएगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में होते हैं 5। तो अगर ये दोनों मिला, सिलिकॉन और फास्फोरस, सिलिकॉन या फास्फोरस मिले, या सिलिकॉन या आर्सेनिक मिले, या जर्मेनियम या फास्फोरस, या जर्मेनियम या आर्सेनिक, सब क्या बनाएगा आपका एन टाइप बनाएगा, एन टाइप अर्धचालक बनाएगा। कौन सा प्रकार का अर्धचालक बनाएगा, एन प्रकार के। याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आपको कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, सिलिकॉन, सिलिकॉन को किससे मिलाया जा रहा है, सिलिकॉन को बोरॉन के साथ मिलाया जा रहा है। किसके साथ, बोरॉन के साथ। तो हम अभी आपको बताए हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, याद कर लीजिए, बैगन, बैगन, आलू, आलू, गाजर इन थैला। यानी अगर आप बाजार गए तो बैगन खरीदे, आलू खरीदे, गाजर खरीदे तो किस में रखिएगा, थैला में। किस में रखिएगा, थैला में। तो यानी याद कर लीजिए कि इसके बाह्यतम कक्षा में सभी का, इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये 4 और ये 3, तो यानी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, इसमें आपका हो गया 4, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 3, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन अष्टक से क्या है आपका, अष्टक से कम है, अष्टक से क्या है आपका कम है। तो अष्टक से कम है तो यानी ये बना देगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यानी पी टाइप का अर्धचालक बनाएगा, पी टाइप का अर्धचालक बनाएगा, पी टाइप का अर्धचालक बनाएगा, यानी पी प्रकार का अर्धचालक बनाएगा। यानी कैसा अर्धचालक बनाएगा, पी प्रकार का। कहीं कि सर इसमें और सर ट्रिक बता सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन प्लस बोरॉन, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, जर्मेनियम प्लस बोरॉन, जर्मेनियम प्लस आपका एल्युमिनियम, इतना ही आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और ये बनाएगा आपका पी टाइप हो जाएगा। यानी पी टाइप अर्धचालक हो जाएगा। क्या, कैसा टाइप हो जाएगा, पी टाइप अर्धचालक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पी टाइप अर्धचालक। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, यहाँ पे अब आपको बताना है कि जर्मेनियम, जर्मेनियम है और आर्सेनिक, आपको पता है इसमें कितना 4, ये अर्धचालक है। और आर्सेनिक के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक के बाह्यतम कक्षा में 5, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 8 से ज़्यादा ना हो गया, अष्टक से ज़्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। याद करने का तरीका बता रहे हैं कि इसमें बाह्यतम कक्षा में 4, इसके बाह्यतम कक्षा में 5, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 9 9। हम बार बार बताए हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में 4 होता है और यही अर्धचालक है, यही आपका क्या है, अर्धचालक है, यही आपका अर्धचालक है। कौन कौन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन से ही आपको जितने भी अर्धचालक हैं सबसे आपको रिमोट कंट्रोल, मोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर, जितना भी है चिप बनाया जाता है वो सब आपको जर्मेनियम और सिलिकॉन से बनाया जाता है। यानी जितना भी चिप बनाया जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से, ये अर्धचालक हैं। तो यानी दोनों को जोड़े इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का, तो 9 8 से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, निगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक बनाएगा। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का, ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2 BM होता है। कहीं कि सर ये BM का होता है, सर म्यू तो समझ गए
कि ये आपका क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया। क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, चुंबकीय आघूर्ण। एन क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और बीएम क्या हो गया मेरे शेर बहादुर, बीएम जो हो गया, बीएम जो हो गया वो आपका है बोर मैग्नेटॉन। क्या है आपका, बोर मैग्नेटॉन है आपका। ये आपका चुंबक का इकाई होता है। बोर मैग्नेटॉन क्या है, चुंबक का इकाई। जैसे हम लोग आलू खरीदने जाते हैं, बोलेंगे कि 2 दर्जन आलू दे दीजिए, तो कहेंगे दिमाग बेटा नट बोल्ट ढीला हो गया है। तो यानी कोई यूनिट में बोलते हैं, क्या यूनिट बोलते हैं, क्या यूनिट बोलते हैं कि 2 केजी आलू दीजिए, आधा किलो आलू दीजिए, 5 केजी आलू दीजिए। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि 2 दर्जन आलू दे दीजिए, चाहे 2 लीटर आलू दे दीजिए, नहीं। तो एक यूनिट बनाया गया है। चुंबकीय आघूर्ण का यूनिट क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का यूनिट क्या होता है आपका, बोर मैग्नेटॉन। एक क्यों बोर मैग्नेटॉन, बोर नामक साइंटिस्ट ने ही इसको चुंबकीय आघूर्ण का मान बताया था, इसीलिए इसका नाम है बोर मैग्नेटॉन। अगले क्वेश्चन की ओर, Fe+2, Fe+2 का चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा। पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 होता है। आपको पता है यहाँ से पहले अक्रिय गैस कौन आएगा, अक्रिय गैस आपका आर्गन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर्गन। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्गन, 4s2 और 3d6, 4s2 और 3d क्या हो जाएगा आपका 6। देखिए s में 1 ऑर्बिटल और d में आपका 5 ऑर्बिटल बनता है। कितना ऑर्बिटल बनता है, 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो यानी यहाँ पे देखिए जोड़ा में नहीं है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। यानी n का वैल्यू कितना हो गया, 4। n का वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पे जो जोड़ा में नहीं है, यहाँ पे जो जोड़ा में नहीं है, तो जोड़ा में कितना नहीं है, 1 2 3 4। तो यानी n का वैल्यू 4 हो गया। तो आपको पता है चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालने का फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने बताया है, n × n+2 और आपका क्या होता है, Bm होता है। तो अब यहाँ पे म्यूएस चुंबकीय आघूर्ण का मान, n का वैल्यू 4, 4 प्लस कितना हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा आपका Bm। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √24 Bm, यानी आपका चुंबकीय आघूर्ण का मान √24 होता है। यानी किसका, Fe+2 का लेकिन पूछा है तो +2 बोला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तब पर भी n का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। अब इसको हम लोग अलग से इसका वैल्यू भी बता सकते हैं, यानी √24 को भी अलग तोड़ करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको इतना भी ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में बना देंगे तो आपको आंसर यानी इतना आने के बाद नंबर नहीं काटा जाएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। बच्चों आप घबराए नहीं, जब इतना आप बना दिए तो टीचर लोग समझते हैं कि बच्चा ने मेहनत किया है। तो आपने जब इतना बनाया तो नंबर नहीं कटने का चांस है। अगले क्वेश्चन की ओर, यदि म्यूएस का वैल्यू, यदि म्यूएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। म्यूएस का वैल्यू क्या है, 0। यदि म्यूएस का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि यानी n का वैल्यू 0 होगा। जब तक n का वैल्यू नहीं 0 होगा तो क्या म्यूएस का वैल्यू 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि म्यूएस का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, म्यूएस बराबर 0। और जिसमें n का वैल्यू 0 है तो यानी अगर मान लो d ऑर्बिटल लिए, d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भरा हुआ है, तो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। यानी ये आपका आकर्षित होगा कि नहीं होगा, यानी चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। चुंबक से आकर्षित, चुंबक से आकर्षित नहीं होगा, चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। प्रतिचुंबकीय ठोस
प्रति चुंबकीय ठोस का आघूर्ण का मान क्या होगा। प्रति चुंबकीय मतलब होता है जो चुंबक से आकर्षित होगा, तो एन का वैल्यू जो होगा कम से कम क्या होगा 1, और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी प्रति चुंबकीय में एन का जो वैल्यू होगा 1 से क्या होगा अधिक होगा, 1 से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, Fe3O4 कौन सा चुंबकीय पदार्थ है। ये आपका है फेरी चुंबकीय पदार्थ है। Fe3 ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह से पूछा गया है, फेरी चुंबकीय पदार्थ है। क्या है आपका फेरी चुंबकीय पदार्थ। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा, 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, इसको बोलते हैं ब्रैग समीकरण। क्या बोलते हैं, इस साइंटिस्ट दिया था ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण क्या होता है 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा। ये आपका थीटा जो है ये आपका कोण है, और n जो है तरंगों की संख्या, तरंग दैर्घ्य है, और d जो है दूरी है आपका, क्या है दूरी। याद केवल करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में। 2d साइन थीटा बराबर क्या होता है ब्रैग समीकरण, ब्रैग समीकरण। FCC का सतह प्रकार क्या होता है। FCC का जो सतह प्रकार होता है वो आपका ABC ये डॉट डॉट मतलब ABC आते रहेगा, इसको याद करना होगा। कोई कहेगा सर XYZ, तो XYZ ये होते रहेगा, अनंत तक होते रहेगा। अगर कोई बोलेगा PQR सर, तो PQR डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। यानी आपका FCC का सतह प्रकार क्या होता है ABC। BCC का जो होगा, BCC का जो आपका सतह प्रकार होता है वो आपका AB होता है। सतह प्रकार का मतलब क्या होता है देखिए समझा रहे हैं। जैसे BCC का आकार कैसा होता है, कहाँ कहाँ परमाणु होता है। BCC में जो परमाणु होता है वो आपको कोना पर होता है, और कहाँ परमाणु होता है केंद्र पर। तो मान लीजिए यहाँ A रखें और यहाँ B रखें, तो एक क्रिस्टलीय ठोस न है जी, क्या है आपका क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अणु परमाणु आयन जो होते हैं वो निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। तो यानी A आएगा तो B, A B आते रहेगा। कोई कहेगा कि नहीं सर यहाँ पे हम P रख देते हैं, यहाँ पे Q, तो PQ, इसका सतह क्या हो जाएगा बनते रहेगा। अगले क्वेश्चन की, सरल घनीय इकाई सेल में जो होगा सतह प्रकार जो बनेगा वो आपका एक ही प्रकार का बनेगा, A, या फिर X बनेगा, या तो फिर Y बनेगा, या तो फिर अगर P है तो P बनेगा। क्यों? क्योंकि सरल घनीय इकाई सेल में परमाणु कोना पर होता है। कहाँ परमाणु होता है, कोना पर होता है। कहाँ परमाणु होता है, कोना पर। तो मान लो कोना पर A रखें, तो यानी एक ही प्रकार तो है, ये है केवल कोना पर है, तो कोना, तो यानी A। अगर X रखते हैं कोना पर, यहाँ पे X रखते हैं तो सभी जगह X रखाएगा, तो इसका सतह क्या बनेगा X, और यहाँ पे Y है तो Y बनते चल जाएगा। अगर P रखते हैं कोना पर तो सभी जगह P आ जाएगा, तो सतह तो इसका एक ही प्रकार का ना बनेगा। FCC का समन्वय संख्या क्या होता है। FCC का जो समन्वय संख्या होता है वो आपका 12 होता है। FCC का समन्वय संख्या 12 होता है। FCC का समन्वय संख्या 12। BCC का समन्वय संख्या कितना होता है। BCC का समन्वय संख्या जो होता है 8 होता है। कितना होता है BCC का समन्वय संख्या 8। HCP का समन्वय संख्या कितना होता है, तो HCP का जो समन्वय संख्या होता है वो आपका 12 होता है। HCP का समन्वय संख्या 12। सरल घनीय का समन्वय संख्या 6। BCC का समन्वय संख्या 8। FCC का समन्वय संख्या 12।
HCP का समन्वय संख्या 12 होता है। तो यानी आप देख लिए सरल घनीय इकाई सेल का समन्वय संख्या कितना होता है? 6 होता है। समन्वय संख्या कितना हो जाएगा आपका? 6। सरल घनीय इकाई सेल का समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यदि एक इकाई सेल में 2 परमाणु ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनाते हैं, अगर आपका 2 परमाणु है यानी आपका परमाणुओं की संख्या 2 है, तो पूछा कि OB रिक्तियां कितना होगा? OB का मतलब टेट्राहेड्रल बॉन्ड क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। जितना परमाणुओं की संख्या उतना ही क्या होता है? अष्टफलकीय रिक्तियां। और यही पूछता कि TB कितना होगा? TB तो TB दुगना हो जाता, 4 हो जाता। कितना हो जाता? 4। अगर परमाणुओं की संख्या अगर n दिया हुआ रहता, परमाणुओं की संख्या n है, तो TB बराबर क्या हो जाएगा? 2n और OB बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है कि ये सब एरो ऊपर की ओर है। सब एरो क्या है आपका? ऊपर की ओर है। तो इसको पहचान करना है कि ये कौन सा आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, कौन सा आपका क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसको बोलते हैं फेरी चुंबकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरी चुंबकीय बोलते हैं। फेरी चुंबकीय पदार्थ में ऐसा ही होता है। फेरी चुंबकीय पदार्थ में आपका ऐसा ही होता है। एक मिनट फेरो लिखे हैं, फेरो चुंबकीय पदार्थ। फेरो चुंबकीय पदार्थ में सब क्या रहते हैं? ऊपर, यानी इसका इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की ओर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से आपको आकर्षित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। इसमें देखिए कैंसिल भी कर रहा है, एक ऊपर का है एक नीचे का है, एक ऊपर का है एक नीचे का है, एक ऊपर का है एक नीचे का है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है? कैंसिल कर दे रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो कैंसिल कर रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंटीफेरो चुंबकीय पदार्थ। एंटीफेरो चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। एंटीफेरो चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, BCC में मुक्त खाली जगह कितना होता है? BCC में जो होता है वो खाली भाग जो होता है वो 32% होता है। कितना होता है? 32%। HCP और CCP रिक्तियां को प्रदर्शित करता है। HCP यानी चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। यह बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि HCP और CCP कैसा दिखाते हैं? तो ये TB दिखाता है इसका रिक्तियां, और ये OB दिखाता है। TB और क्या दिखाते हैं? OB। बहुत अच्छा क्वेश्चन। XY तत्व है, घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिसमें X परमाणु घन के कोना पर है। यानी कोना का मतलब C होता है, कॉर्नर। C का मतलब कॉर्नर। और Y परमाणु, Y के जो परमाणु होते हैं वो फलक के केंद्र पर होते हैं। तो फलक केंद्र का मतलब होता है FC। कोना कितना होता है बच्चों? 8 होता है। 8 इंटू क्या हो जाएगा? 1/8। और फलक 6 होता है, 6 गुना 1/2। तो यानी यहाँ पे 1:3 हो गया। 1 आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1:3। तो यानी X का 1 और Y का 3। तो यानी फार्मूला XY3 हो जाएगा। XY3 इज द राइट आंसर। यानी ये आपको मॉडल सेट में भी दिया हुआ है। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा बोर्ड एग्जामिनेशन में, लेकिन हो सकता है पूछ दे, तो आप उसके लिए तैयार रहें। क्या जिस दिन आपको एग्जाम देना होगा उसको पढ़िएगा उसी दिन। जिस दिन हमको लड़ाई करना उस दिन हम तलवारबाजी सीखेंगे, बंदूक चलाना सीखेंगे नहीं, पहले ही से तो तैयार रहना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, NaCl में क्रिस्टल प्रत्येक क्लोरीन आयन, यानी NaCl में आपका सोडियम प्लस और क्लोरीन आयन कितने से घिरा सोडियम आयन होता है? तो ये सोडियम आयन जो होता है वो 6 क्लोरीन आयन से घिरा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
जब क्रिस्टल में ताप बढ़ा दिया जाए तो समन्वय संख्या बढ़ेगा कि घटेगा। मान लो कोई ऐसे ठोस है, ठोस में अणु परमाणु आयन जो है एकदम सजा हुआ है, मस्त एकदम सजा हुआ है। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको ताप को बढ़ा दें, ताप बढ़ाने से क्या होता है, गैपिंग आ जाता है। तो गैपिंग अभी देख लो, इससे कितना टच में आ रहा है, 4 गुण। और जब ताप दिया जाएगा इसमें तो गैपिंग यानी दूर भागेगा, ये दूर भाग जाएगा, ये भी दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा, सब दूर भागेगा। तो समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ताप बढ़ा दिया जाए तो समन्वय संख्या में कमी होगा, समन्वय संख्या में कमी होगा, यानी समन्वय संख्या में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। दाब बढ़ाने से समन्वय संख्या में क्या हो जाएगा। देखिए अब उल्टा क्वेश्चन पूछा है, अगर दबाव देते हैं, अब यहां ध्यान देने वाला बात है कि इससे आपको टच कितना कर रहा है, 4 गो परमाणु, यानी ये जो बीच वाला देख रहे हैं इससे 4 परमाणु है। जब इसको दबाव दिया जाएगा, दबाव यानी इसको जब दबा दिया जाएगा तो और इसमें आकर के टच करेगा, और टच करेगा तो समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, समन्वय संख्या बढ़ जाएगा। समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और धुआंधार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।